हर साल हम बजट और बेसब्री से इंतजार क्या करते हैं कि कब 11 बजेंगे, कब बजट शुरू होगा और कब हमें बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको बता दें कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका ये 8 कंसेक्यूटिव बजट स्पीच था आज का। और अगर पिछले कुछ बजट की यहाँ पर बात करें तो ज्यादातर टाइम हमारे हाथों में निराशा ही लगी थी। और इस बार भी बजट के आखिरी 5 मिनट से पहले तक मुझे ऐसा लगा था कि सब फिर वैसा ही होने वाला है, यानी कि इस बार भी हमारे हाथ में निराशा लगने वाली है। लेकिन बजट का यहाँ पर जो आखिरी 5 मिनट था ना, वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, यानी कि बम फटता है। अब मेरा मतलब यहाँ पर ओरिजिनल बम या फिर एक्सप्लोजन से नहीं है, बल्कि इस बात से है। सुनो जरा ध्यान से इसको। To announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी इनकम टैक्स कट के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मिस हो चुकी है। अब अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स को लेकर काफी लोग चल रहे थे, यानी कि उसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे थे। और हमने भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सरकार हमसे जीएसटी भी ले रही थी, टैक्सेस भी ले रही थी और बहुत सारा टीडीएस भी काट रही थी। उसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई थी कि सरकार को अब थोड़ी सी मिडिल क्लास को रियायत देनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर एक रिलीफ तो मिडिल क्लास को मिल ही गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका इनकम सालाना 12 लाख है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आपका इनकम सालाना 12.75 लाख से अगर ऊपर है तो इस हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेस लागू होंगे। आप खुद इस चार्ट को देख सकते हो वीडियो में। अब पिछले कुछ समय की यहाँ पर बात करें तो ये स्लैब 6 लाख का हुआ करता था, यानी कि सरकार ने 6 लाख को बढ़ाकर अब 12 लाख कर दिया है। मतलब कि पहले आपको 6 लाख तक अगर आपकी कमाई होती थी तो आपके ऊपर टैक्स लागू नहीं होते थे। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अब उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया, यानी कि आपकी इनकम अगर 12 लाख है तो आपको नहीं देने हैं। एक तरफ से अगर मेरी राय सुनो तो ये तो मिडिल क्लास की जीत लगती है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल में लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सरकार तक में भी मुझे ऐसा लगता है पहुंच गई थी। और फाइनली यहाँ पर आज के दिन उन्होंने इस चीज पर डिसीजन ले ही लिया है। और इसी तरीके से अगर हम हमारे कंट्री के इंपॉर्टेंट इशू है उन पर अगर आवाज उठाते रहेंगे तो मे भी सरकार उस पर भी डिसीजन ले सकती है आने वाले टाइमों पर। अब यहाँ पर बात करते हैं उन अतरंगी चीजों के बारे में जो इस बजट में हुई है। अब यहाँ पर इस बजट में 2 ऐसे वर्ड्स है जिनके बारे में बार बार इस्तेमाल किया गया है। इसमें से पहला वर्ड है सिंप्लीफिकेशन और दूसरा है बिहार। काफी सारे सिंप्लीफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई। इनकम टैक्स का जो नया बिल है ना, वो नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगले हफ्ते। तो फिलहाल के लिए वो यहाँ पर इनविजिबल है यहाँ पर। और आने वाले टाइम में जब भी वो आएगा ना तो हमारे सामने और भी कई सारी डिटेल लागू हो जाएगी, यानी कि हमें पता चल जाएगी। और हमें ये भी बताया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे कॉमन वर्ड के बारे में, यानी कि बिहार के बारे में। यहाँ पर 4 ग्रीन फील्ड एयर बिहार में आने वाले हैं। और यहाँ पर IIT पटना के हॉस्टल्स को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। और यहाँ पर पटना एयरपोर्ट्स के लिए काफी सारी अनाउंसमेंट भी देखने को मिली है हमको। और यहाँ तक की फूड टेक्नोलॉजी भी बिहार में आने वाली है। इसके अलावा मखाना बोर्ड और बिहार फार्मर, यहाँ पर बिहार वेस्टर्न कोसी कैनाल्स के लिए नई नई स्कीम्स लाई जा रही है। तो कई सारी अनाउंसमेंट यहाँ पर या तो बिहार के लिए है या फिर बिहार के कुछ एरिया यानी कि मिथिलांचल के लिए है। अब यहाँ पर मेरा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिहार को दे रहे हो, बिहार के लिए ऐसा कर रहे हो। वहाँ पर गौतम बुद्धा रिलेटेड जो भी डेस्टिनेशन है उसको भी स्टैब्लिश किया जाएगा अच्छे तौर पर। तो अगर यहाँ पर बिहार की बात करें तो काफी सारे बजट में चीजें बिहार की तरफ गई है। और आपको यहाँ पर ये भी याद होगा कि जुलाई 2024 में जो बजट आया था ना, उस टाइम पर जो अनाउंसमेंट थी ना, वो भी काफी ज्यादा 2 स्टेट पर निर्भर थी। वो दोनों स्टेट थे बिहार और आंध्र प्रदेश। और वहाँ पर उन दोनों स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, उन्होंने बीजेपी को यानी कि एनडीए को सरकार स्थापित करने में काफी ज्यादा मदद की थी। और यहाँ पर भी बिहार में इलेक्शन है, इसकी वजह से काफी सारे अनाउंसमेंट बिहार के लिए आई है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना, यहाँ पर जो ये पुराना ट्रेडिशन है इसको बंद होने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हमारे देश में और भी कई सारे स्टेट है जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो स्टेट एलोकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बार बार हमें बिहार का नाम सुनाई दे रहा था और बाकी स्टेट का नामो निशान ही नहीं था पूरे स्पीच में। और अगर यहाँ पर आज के बजट में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर कोई बड़ा आपको रिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसके बारे में कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है। तो यहाँ पर थिंक एज यूजुअल है और यहाँ से आगे भी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा कुछ होने वाला है, ऐसा इस बजट को देखकर मुझे तो नहीं लगा। और अगर आज यहाँ पर कुछ होता तो बहुत बड़ा बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आज मिल जाता। और मुझे ऐसा लगता है आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए और ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कुछ न कुछ बजट में लाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज के टाइम पर हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बड़ी है और हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यंग जनरेशन की। और फिलहाल के टाइम पर अगर देखा जाए तो काफी कुछ अपॉर्चुनिटी यूथ के पास है हमारे देश के, जिन्हें कई बार अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइड पर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि आज के बजट में हमने मिस कर दिया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हर साल हम कंटिन्यूअसली मिस भी कर रहे हैं उस चीज को। और यहाँ पर अगर इनकम टैक्स रेट कट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय की मांग थी, क्योंकि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, चीजें बहुत ही तेजी से बदल रही है। और अगर नॉर्मल दुनिया में देखे तो AI, UPI इनकी मदद से भारत बहुत अलग स्तर पर बदल रहा है और पुरानी चीजें धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रही है। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और
मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में, जिसके बारे में आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अगर यहाँ पर आपका इनकम सालाना 12.75 लाख रुपीस का है ना, तो आपको गवर्नमेंट को जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी आज की। लेकिन अगर यहाँ पर 12.75 लाख रुपीस से ऊपर है आपकी इनकम सालाना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टैक्स लग सकते हैं। इसके बारे में आप देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे नए स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें अगर कुछ स्लैब्स की बात करें तो वहाँ पर टैक्सेस को बहुत ही कम कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने हमें यह समझाया है कि 12.75 लाख से हमारी इनकम सालाना अगर कम है तो हमें जीरो टैक्स लगेगा। और इससे पहले ये था कि साल का हम 12 लाख जब कमाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम सरकार के लिए 6 महीने काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आड़े टैक्स लायबिलिटी आ जाती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 12.75 लाख तक है तो यहाँ पर 12 के 12 महीने या फिर 13 भी महीने बोल सकते हो आपके लिए काम करोगी, जो कि आज की सबसे बड़ी न्यूज है और खुशकिस्मती है। सेकंड थिंग, अगर मान लो आपकी सैलरी सालाना 18 लाख रुपए है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है ना वो कम हो चुकी है। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 18 लाख रुपए है तो आपको 70,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, विच इज कम्पेयर टू प्रीवियस टैक्स लिमिटेशन। उसके साथ ही आपकी सैलरी अगर सालाना 25 लाख रुपए की है तो वहाँ पर भी आप 1.1 लाख रुपीस का टैक्स वहाँ पर बचा लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू टैक्स रेगेम्स। तो यहाँ पर ये बहुत लोगों को लग सकता है बेनिफिशियल, और सरकार का ये कहना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर उनका यानी कि सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ना वो 1 लाख करोड़ रुपए से कम हो जाएगा। तो ठीक भी है ना यार, यहाँ पर अब सरकार को बाकी सब चीजों से तो पैसे मिल ही जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल जीएसटी से, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के मुताबिक वो पूरे देश से पैसा ले रहे हैं। और ये काफी बड़ा भी मूव था। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के 5 मिनट में अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होती ना तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि मैं और मेरे बहुत सारे कलीग लोग आने वाले बजट को नहीं देखने वाले थे। अगर आज की बात करें तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आज के लिए, और मिडिल क्लास के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी राहत है ये। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाकी टैक्सेस के ऊपर आते हैं, जैसे कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे टैक्सेस को बढ़ाया गया है, वहीं पर हमने ये भी देखा था कैपिटल गेन टैक्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जगहों में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। उन सभी चीजों में किसी भी तरीके की कटौती यहाँ पर देखने को नहीं मिली है आपको। तो जिस भी चीज में हम ज्यादा पैसा दे रहे थे, यानी कि जो भी चीज हम भर रहे थे वहाँ पर कंटिन्यूअसली हमें उतना ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन बजट है ये। लेकिन हम यहाँ पर अगर मिडिल क्लास की बात ना करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बहुत सारी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज ही था ये बजट उनके लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं रेंटल इनकम की। अब यहाँ पर जो रेंटल इनकम थी ना उसके ऊपर जो टीडीएस की लिमिट थी ना वो 2.4 लाख रुपीस थी, वो अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर आपको 50,000 तक का रेंटल इनकम मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो टीसीएस है यानी कि टैक्स कलेक्टेड सोर्स, उसको भी रिडेम्पशन बढ़ाकर 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि अगेन एक गुड न्यूज साबित होती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो बजट से जस्ट पहले ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आता है हमारी सरकार, करंट सरकार की तरफ से। और यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जिन्होंने ग्रोथ की प्रिडिक्शन की है फॉर ईयर 2025-2026, वो है 6.1% टू 6.3% के आसपास, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथ अपने खड़े कर दिए हैं कि इससे ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ मेरे से नामुमकिन है। मेरे से मतलब है मेरा भारत से। तो जो हमारी इंडिया जैसी कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उसे अगर हम सोच रहे हैं 2047 तक डेवलप करने का, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इस स्पीड से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जरूरत है थोड़ा एग्रेसिव आगे बढ़ने की और थोड़े बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेने की भी। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, टैक्स रेट में जो कटौती हुई है ना उससे सीधी सी बात है कंजप्शन बढ़ जाएगा और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है ना उसको ऑफ कोर्स फायदा पहुंचेगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में जो बड़ा रिफॉर्म आया है ना उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम 6.3 से थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, लेकिन 7 को क्रॉस करना या फिर 8 के आसपास जाना बहुत ज्यादा टफ लगता है मुझे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़े नंबर्स में बताता हूँ कि ये 1-2% कितने ज्यादा मायने रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 6% की बात करूँ, यहाँ से मेरा मतलब है 2025 से और 2047 तक, मतलब हर साल 6% से अगर हम बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2047 तक हम $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से यानी कि जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं ना, यानी कि 6% से, उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बड़े बड़े डेवलपिंग नेशंस को यानी कि फॉर एग्जांपल चाइना या फिर अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे। और एक बात याद रखना, चाइना आज के टाइम पर $17 ट्रिलियन के आसपास खड़ी हुई है। तो अगर वो इसी स्पीड से चलती रही ना तो वो कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच ही सकते हो यहाँ पर उतने सालों में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर उनके और हमारे बीच बहुत बड़ा गैप है, वो भी इस चीज के बावजूद कि हमारे देश की सरकार यानी कि करंट सरकार उसे कम बताए। वो जो सपना है ना हमारा चाइना से कम्पीट करने का, यूएसए से कम्पीट करने का, वो सपना हमेशा रहने वाला है ऐसा मुझे लगता है इस रेट को देखते हुए। लेकिन वहीं पर अगर हम 8% के हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं ना और बाय 2047 अगर हम $20 ट्रिलियन के करीब अगर पहुंच जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मे भी यूएसए और चाइना को मे भी टक्कर दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर यूएसए की जीडीपी की बात करें तो वो करंटली $27 ट्रिलियन की है और उसके जस्ट नीचे आता है चाइना यानी कि $17 ट्रिलियन की। मैं तो सीधा सा बात यहाँ पर यही कहूंगा, अगर हमें गवर्नमेंट पुश करता है ना और थोड़े बहुत और नए नए एसेंशियल स्टेप लेता है तो हम मे भी पहुंच सकते हैं वहां तक। अब अगर यहाँ पर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, राजतंत्र है और हमारे देश में रूलिंग पार्टी होती है और अपोजिशन पार्टी होती है। तो वहाँ पर कुछ यूं होता है ना, हमारे देश के पास जो पैसा होता है वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर, फ्रीबीज देने के टाइम पर और भी बहुत सारे कैंपेनिंग जब चलाते हैं इलेक्शन के टाइम पर कैंपेनिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर रैली निकालते हैं तो उनमें बहुत सारा पैसा चला जाता है और वहाँ पर पैसा लगाने के बाद
जो आम जनता होती है उसके लिए थोड़ा सा कम बजट बच जाता है। तो यहाँ पर अगर उन कम बचे पैसों से हम अगर जीडीपी को बढ़ाने की यहाँ पर बात करें तो हमें सबसे ज्यादा दिमाग वहीं पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इलेक्शंस में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जिसके बाद ही थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है ना उसको हम देश की ग्रोथ पर यूज करते हैं, यानी कि हमारी करंट सरकार वैसा कर रही है। जबकि चाइना जैसी कंट्री फुल्ली फोकस करती है अपने देश के डेवलपमेंट पर, ना कि इलेक्शन कैंपेन्स पर। लेकिन हाँ, अगर दूसरी तरफ हम यूएसए की बात करें तो यूएसए ने दोनों चीजों को एकदम परफेक्टली बैलेंस करके रखा है। अब एक जो बेनिफिट उनको यहाँ पर मिला है ना वो ये कि वो पूरी दुनिया की बहुत पुरानी डेमोक्रेसी में से एक है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से कोड को अपने क्रैक करके रखा है कि वो उनके फेवर में जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ और बाकी सारी चीजों को एकदम अच्छे लेवल पर मैनेज कर पाते हैं। और एक बड़ी चीज यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई, वो है मेटल इंडस्ट्री में। यहाँ पर मेटल इंडस्ट्री में काफी सारे जो कस्टम ड्यूटी है उसे रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर इस पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो चाइना उस पर पूरा हाथ डालकर यानी कि हाथ काबू रखकर बैठा हुआ है और पूरा का पूरा मार्केट अपने हाथ में रखा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें कम्पीट करने के लिए, उनसे कम्पीट करने के लिए या फिर कंपटीशन देने के लिए कस्टम ड्यूटी कुछ केसेस में पूरी तरीके से हटाई गई है और कुछ केसेस में बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी न्यूज है, जो कि एफडीआई है ना उसको यानी कि 75% से 100% किया गया है, जिससे कि जो क्वालिटी इंश्योरेंस कंपनी बाहर की है ना उनके इंडिया में यहाँ पर आने के रास्ते बहुत ही ज्यादा खुल चुके हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो काफी सारा कंप्लेंट्स लोगों की आया करती है, जैसे कि जनरली मेरा जो क्लेम था वो सही था लेकिन उसके बावजूद भी वो पास नहीं होता वगैरह वगैरह। यहाँ पर सीधी सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रीमियम कॉस्ट भी कम होगा और जो सही क्लेम्स आने के बाद भी जो रिजेक्शन हो जाते हैं ना उनमें भी आपको कटौती देखने को मिल जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को मिलती है तो इस तरीके से देखा जाए तो यह बहुत अच्छा मूव है। और अगर यहाँ पर इस पूरे बजट को समराइज किया जाए तो मुझे शुरुआत के 90% टाइम में तो कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला था, यानी कि कोई फायदेमंद चीज वहाँ पर नहीं दिखी, ना ही सुनने को मिली। लेकिन जो आखिरी के 10% थे ना, यानी कि 10% जो वक्त था आखिरी का बजट का, वहाँ पर जो इनकम टैक्स के बारे में जो बातें हुई ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद लगी पूरे देश के लिए। यहाँ पर कुछ और फील्ड में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई है, जैसे की उड़ान 2.0 जो की एक इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड है। इसमें यह कहा गया है कि उड़ेगा देश का नागरिक और इसमें जो 125 टियर 2 की सिटीज है ना उनकी कनेक्टिविटी को अलग लेवल पर लेके जाया जाएगा, यानी कि उसको बढ़ाया जाएगा, जिससे अगेन सेम टू सेम वही बात, बहुत सारे बिजनेस को फायदा होगा। और जो लोग मेट्रो सिटीज में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ना उनको भी बहुत सारा फायदा होगा फ्लाइट के जरिए। लेकिन यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है जो कि एक बहुत बड़ी थिंग है उसके ऊपर यहाँ पर बड़े स्तर पर बात ही नहीं की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर ओवरऑल इस बजट को अगर रेट करूंगा 10 के ऊपर तो मैं कितना रेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर आज के इस बजट को 10 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के बजट में बहुत सारी चीजों को डिसलुक कर दिया गया है, यानी कि उनकी तरफ देखा ही नहीं गया है। उन सारी की सारी चीजों में हम किसी और वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। वैसे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप इस बजट को, आज के बजट को क्या रेट करते हैं नीचे कमेंट में अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा।